हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 28 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इनमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2025 सोल्यूशन के नाम से। तो इस एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन साइंस का आपको मिलेगा इसी वाले प्लेलिस्ट के अंदर, है ना। इसी वाले प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। तो 27 नवंबर को जो पेपर हुआ था उन सारे का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया हुआ है। 28 नवंबर का जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप में साइन अप लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में, इसी वाले सेक्शन में आपको सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक अणु में कई सारे परमाणु होते हैं, तो हमें अगर पूरे अणु का द्रव्यमान चाहिए तो उस अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सारे के द्रव्यमानों को जोड़ना होता है। जैसे ये जल है, जल अपने आप में क्या है, एक अणु है। इस पूरे के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे, अणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान बोलेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसका द्रव्यमान लेंगे, और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका द्रव्यमान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, एक का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसको हम जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 18 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है। और निकाला कैसे, हर एक परमाणु के द्रव्यमान को निकाल करके जोड़ दिया। तो सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक नहीं, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। लवण जल को हम लोग इंग्लिश में ब्राइन बोलते हैं, है ना, ब्राइन बोलते हैं। तो ब्राइन का करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, यानी लवण जल का विद्युत अपघटन होता है। सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड का हम लोग यहाँ पर जलीय विलयन लेते हैं और यहाँ से धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक, ये प्रबल क्षार है, ठीक है, ये है प्रबल क्षार और ये है क्लोरीन, यहां से आप क्लोर उठा लो, और ये प्रबल क्षार है, यहां से आप क्षार उठा लो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी कि लवण जल का विद्युत अपघटन, जिसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक, क्लोर अल्कली प्रोसेस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार कांच की पट्टी के 2 समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। एक आयताकार कांच की पट्टी के 2 समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद, आयताकार कांच का हमारे पास स्लैब होता है, ठीक, और ये एक फलक है और इसके नीचे एक दूसरा फलक होगा। वहां से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण, है ना, ये आपतित किरण, है ना, फिर उसके नीचे जो है वो जाने वाली है और फिर क्या होगा, ऐसे जो है प्रकाश किरण जो है निकलती है। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसके बीच क्या संबंध होता है। तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो
पार्श्व विस्थापन हम लोग बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन ग्लास स्लैब से, पार्श्व विस्थापन ग्लास स्लैब से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब। ये 2D पिक्चर आपको दिखाया गया है आयताकार स्लैब का, है ना। दो फलक होता है ना, एक फलक ये दूसरा फलक, है ना, एक फलक दूसरा फलक। यहां देखो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। इस वाले फलक पर आपतित किरण आपतित होती है, अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन होता है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि ये कांच है, कांच सघन माध्यम होता है, वायु विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक बार फिर से अपवर्तन इस वाले फलक पर होगा, दूसरे फलक पर होगा, यहां भी अपवर्तन होगा। इस बार प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो यहां पर देखो अभिलंब है, अभिलंब से दूर चली गई, तो ये आपतित किरण है। और अंत में जो बाहर प्रकाश किरण निकलती है वो निर्गत किरण होती है। अगर आप आपतित किरण को देखो तो आपतित किरण की दिशा ये वाली थी और निर्गत किरण की दिशा ये वाली है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उससे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपतित किरण जो है, निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण की दिशा में समानांतर है लेकिन थोड़ी सी स्थानांतरित है। आपतित किरण यहाँ पे है और निर्गत किरण यहाँ पर है ना, तो थोड़ी सी स्थानांतरित है, थोड़ी सी स्थानांतरित है, लेकिन पैरेलल है। ये इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे के, यानी कि निर्गत किरण जो है आपतित किरण के समानांतर है लेकिन थोड़ी सी स्थानांतरित है, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उससे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ जो निर्गत किरण है और आपतित किरण है इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उससे हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं, उससे हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण जैसे कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें जो मुख्य अक्ष होता है उसके संबंध में सत्य नहीं है। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि आप दर्पण खरीद कर लाएंगे तो साथ में आपको ये रेखा जो है मिलने वाली है, ऐसा नहीं होता। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ये स्टेटमेंट सही है। ये जो मुख्य अक्ष होता है ये दर्पण की सतह पर लंबवत होता है, लंबवत होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये सब। उसके बाद ये जो मुख्य फोकस होता है ये इसी मुख्य अक्ष पर होता है। ये जो मुख्य फोकस होता है जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मुख्य अक्ष पर होता है। यह लिखा है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहा गया है मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये वक्रता केंद्र इससे होकर गुजरती है, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है ना, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ना कि वक्रता केंद्र से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कौन सत्य नहीं है पूछा है, तो 3 और 4, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मरीज की दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो डॉक्टर करते हैं इस्तेमाल स्टेथोस्कोप का हमारे फेफड़ों से आने वाले आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे हृदय से आने वाले आवाज़ को सुनने के लिए। तो हमारे हृदय से, हमारे फेफड़ों से आवाज़ जो है डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? तो ये जो नली होती है, ये जो ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसके भीतर जो ध्वनि है उसका बार बार परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है। इसे हम लोग बहुल परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारे लंग्स और हमारे हार्ट से आने वाली जो आवाज़ होती है वो स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? विभवांतर ये बराबर होता है किया गया कार्य बट्टे में आवेश। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग दो बिंदुओं के बीच में, है ना, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टे में आवेश हो जाएगा, है ना। विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, है ना, वोल्ट में मापते हैं, यानी एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? भार का एसआई मात्रक हम जानते हैं कि न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वहीं दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक है तो पास्कल हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का है ना, द्रव्यमान का है। केल्विन किसका एसआई मात्रक है? तापमान का है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये किसका एसआई मात्रक है? ये है घनत्व का एसआई मात्रक, है ना, घनत्व का एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? यानी धातु का ऑक्साइड है, हम केवल उसको गर्म कर देंगे तो उसका अपचयन हो जाएगा, यानी धातु में जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, उसी को हम लोग अपचयन कहते हैं। तो आयरन 2 ऑक्साइड है, आयरन 2 ऑक्साइड यानी कि ये Fe2O3। देखो, इसके अपचयन के लिए कार्बन लिया जा सकता है या फिर एल्यूमिनियम लिया जा सकता है, तो यहाँ देखो ये आपको ये जो आयरन है ये प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो, एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम का उपचयन हुआ है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है। ये जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन 2 ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है और आयरन बना है। ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि लोहा जो है आपको यहाँ पर पिघले हुए अवस्था में प्राप्त होता है। लोहा जो है आपको पिघले हुए अवस्था में प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिख लेते हैं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। गलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है किया गया है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। केवल गर्म करने से ये ऑक्सीजन यहां से नहीं हटने वाला है। सेम जो है मैंगनीज के साथ होता है। अगर आप यहां पर मैंगनीज ले लेंगे, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लेंगे, है ना, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लेंगे, MnO ले लेंगे, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लेंगे, तो यहाँ भी आपको जो है एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, अपचायक के रूप में। यहाँ पर आपको मैंगनीज मिल जाएगा, है ना, मैंगनीज आपको मिल जाएगा, MnO2 होता है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Al2O3, है ना। ये गलित अवस्था में आपको प्राप्त होगा। यहाँ भी ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना पड़ता है। अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड के अपचयन के लिए आपको जो है कोक लेना पड़ता है, कार्बन लेना पड़ता है कोक के रूप में, तो यहाँ से आपको जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर जो है मुक्त होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मुक्त होती है। तो हमारा जो आंसर है ना तो डी होने वाला है, ना ही सी होने वाला है, और ना ही ए होने वाला है। हमारा आंसर मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, आप इसको केवल हीट कर दीजिए,
आपको जो मरकरी है, हम जानते हैं कि कमरे का तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक, तो केवल हीट कर देने से मर्क्यूरी ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। ये ऑक्सीजन का त्याग हो गया ना, तो ये अपचयन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने अपचायक रूप में किसी का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल हीट कर देने से इसका अपचयन हो गया है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इस वाले में देखो, इस जिंक ऑक्साइड में ये हमारा अपचायक हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। अपचायक वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद उपचयित हो जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष रह जाता है और दो गैसें निकलती हैं, एक लाल भूरे रंग की तथा दूसरी दहन में सहायक। कौन सी गैसें निकलती है? अच्छा, इस वाले अभिक्रिया में ये थर्माइट अभिक्रिया जो है, ये दोनों जो है कहलाते हैं थर्माइट अभिक्रिया। ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये याद रखिएगा, थर्माइट अभिक्रिया, है ना, थर्माइट रिएक्शन, है ना। ये दोनों के दोनों जो है थर्माइट रिएक्शंस है। ठीक है, तो हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड 2 नाइट्रेट, यानी कि लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। ये है लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म किया जाता है, ये टूट जाता है 3 उत्पादों में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? गैस है। ये दोनों के दोनों जो है वो गैस है और ये पीला ठोस है ना, येलो है, येलो सॉलिड है। एक काम करते हैं, हम लोग स्टेट के साथ लिख लेते हैं। हमारे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका हमारे पास सॉलिड है। हमने इसको हीट किया, ये टूट जाएगा। लेड ऑक्साइड ठोस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ये भी गैस और ये भी गैस। तो पीला अवशेष ये है, एक लाल भूरे रंग की गैस है, दूसरी दहन में सहायक है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये जलती तो नहीं है ना, दहनशील गैस तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना चीजें जलती भी नहीं है। तो ये दहन में सहायक है, किसी भी चीज के जलने में सहायक है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है ना, ब्राउन गैस होती है, ये ब्राउन गैस होती है, रेड ब्राउन गैस होती है। तो कौन सी गैसें निकलती है? दोनों गैस का नाम आपको देना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहां ध्यान से देखिए, तो एक अभिकारक है जो टूट गया है 2 उत्पाद में, एक अभिकारक टूट गया है 2 उत्पाद में। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन देखें आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि वो जो रिएक्शन है, वो जो अभिक्रिया है, वो है अपघटन अभिक्रिया, है ना, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक प्ररोहों और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जो तना है उसके शीर्ष पे और जो जड़ है उसके शीर्ष पे ये ऊतक पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। देखो, विभज्योतक जो है पौधों के अंदर 3 प्रकार के ऊतक है। विभज्योतक अपने आप में एक ऊतक है प्लांट के अंदर। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये पार्श्विक या फिर पार्श्व विभज्योतक, इसे लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है इंग्लिश में। इसका काम होता है तने की मोटाई को बढ़ाना। तो जो आप मोटे मोटे वृक्ष देखते हो, मोटे मोटे तने वाले जो वृक्ष देखते हो, है ना, आम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद है, ये सब जो आप वृक्ष देखते हो, कोई सा भी आप वृक्ष देखते हो जिसका तना बहुत मोटा होता है, उसके पीछे जिम्मेवार यही लैटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक, लंबाई बढ़ाने वाले 2 जो मेरिस्टेम होते हैं उनमें एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशीय विभज्योतक और शीर्षीय विभज्योतक। देखो, शीर्षीय विभज्योतक नाम से पता चल रहा है कि ये शीर्ष पे पाया जाता है।
ये शीर्ष पे पाया जाता है। जो तना का शीर्ष होता है और जो जड़ का शीर्ष होता है वहां पर ये ऊतक पाया जाता है। इसका काम होता है लंबाई को बढ़ाना। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नई वाली एनसीईआरटी आई है क्लास 9 के अंदर, उसी का ये कटआउट है। ध्यान से देखिए, आपको ये शीर्ष दिखाया गया है तना का, इसे कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है ना। शूट यानी कि प्ररो का शीर्षस्थ विभज्योतक है। और ये जड़ का शीर्ष आपको दिखाया गया है, यह है रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि मूल शीर्षस्थ विभज्योतक। ये प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक और ये मूल का शीर्षस्थ विभज्योतक। शूट का मतलब तना होता है, तने का एपिकल मेरिस्टम, और रूट का मतलब मूल होता है, मूल का एपिकल मेरिस्टम, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक। ये जो लिखा हुआ है, शीर्षस्थ भी बोलते हैं और शीर्षीय विभज्योतक भी बोलते हैं। तो ये वाला जो विभज्योतक है, देखो 3 प्रकार के विभज्योतक हो गए ना। ये लैटरल मेरिस्टम जिसका काम होगा तने की मोटाई को बढ़ाना। ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, बट ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है तने के शीर्ष पे और जड़ के शीर्ष पे, ठीक। ये नई वाली एनसीईआरटी का डायग्राम है। आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि आपको ना ये लेवलिंग छुपा दिया जाएगा, आपसे ये लेवलिंग छुपा दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा ऊतक है। तो आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आइए, एक और विभज्योतक है इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इसका काम भी लेंथ को इंक्रीज करना ही होता है। इसका काम भी लेंथ को इंक्रीज करना ही होता है। ये जो एपिकल मेरिस्टम है इसका काम भी लंबाई बढ़ाना ही होता है, लंबाई बढ़ाना ही होता है। लेकिन जहां ये एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे पाया जाता है, यानी कि शीर्ष पे पाया जाता है, वहीं जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, देखो कहां पर पाया जाता है। ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है नोड पे पाया जाता है, जहां से नई शाखाएं निकलती है ना। तने के जिस भाग से नई शाखाएं निकलती है, तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती है ना। तने के जिस भाग से नई शाखाएं निकलती है, तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती है, उन्हें हम लोग कहते हैं संधि, नोड। उन्हें हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, संधि कहते हैं। उन्हें हम संधि कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग इंटर नोड कहते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। जैसे एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर, यहाँ से शाखा निकल रही है, यहाँ से शाखा निकल रही है, तो ये नोड है, ये नोड है, और इसके बीच के स्थान को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। इसके बीच के स्थान को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। हिंदी में इसे पर्व संधि कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड पे या फिर ये जो नोड है इसके ठीक ऊपर आपको ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम मिलेगा। आप शीर्ष को काट दीजिए, है ना, आप पौधे के शीर्ष को काट दीजिए, आप यहां से इसको काट दो, तो यहां से इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी पौधे की, लेकिन शाखाएं फिर भी निकलेगी, शाखाएं फिर भी निकलेगी, और उसके पीछे जिम्मेवार जो है इंटर कैलोरी मेरिस्टम होगा। और ये केवल जो एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है। तो जो नई शाखाएं होती है वो कहां से निकलती है? वो नोड से निकलती है, तने के नोड से निकलती है, संधि से निकलती है। तो ये नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। हम लोगों ने जो चर्चा किया ये सब मेंशन है आपकी इस बुक में, तो ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है, यानी प्रेगनेंसी को रोकने वाली विधि नहीं है? गर्भ का गर्भपात, यानी जो गर्भवती महिला है उसके अंदर जो गर्भ है उसको मार दो, क्या ये गर्भ निरोधक विधि है? नहीं, गर्भ निरोधक विधि नहीं है। भाई गर्भ निरोधक का काम होता है कि एक फीमेल को प्रेग्नेंट वो होने ही ना दे, एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने ही ना दे, प्रेगनेंसी आए ही नहीं फीमेल के अंदर। यहां तो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है और तब जाकर के उसके अंदर जो फीटस है उसको मारा जा रहा है, तो ये कोई विधि नहीं है। कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, इससे निषेचन नहीं होगा तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये एक विधि है। गर्भाशय में कॉपर टी डालना, महिला के गर्भाशय में कॉपर टी नाम का डिवाइस डाल दिया जाता है जहां से कॉपर आयंस रिलीज होते रहते हैं जो शुक्राणुओं को मारने का काम करते हैं, तो इससे क्या होगा? निषेचन जो है नहीं होने वाला है, तो जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अंडाशय से अंडे के निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना, यहां पर जो है पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओरल पिल्स का इस्तेमाल जो है महिलाएं करती है। ये जो पिल्स होती है, गोलियां होती है, इसमें हार्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनके मिक्सचर्स होते हैं जो अंडाशय से अंडे को निकलने ही नहीं देते हैं। इससे फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो ये एक विधि है। ए कोई विधि नहीं है, तो
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का जो आकार होता है इसके काम पे डिपेंड करता है। कौन सी कोशिका बड़ी होगी, कौन सी कोशिका छोटी होगी, उसकी आकृति कैसी होगी, ये टोटली डिपेंड करता है कि इस कोशिका का काम क्या है ना, कोशिका का काम क्या है। उसके अंदर जो कोशिकांग है उनकी संख्या, ये भी डिपेंड करता है कि कोशिका का काम क्या है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीव का आकार क्या है। बड़े से बड़े जीव के अंदर भी कोशिका जो है वो छोटी ही होती है और उनकी अलग अलग आकृति आकार हो सकते हैं, उनमें कोशिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, कोशिका का काम क्या है। तो कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार से संबंधित होता है। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दबाव डालता है। जैसे देखो ये बर्तन है और इसमें तरल भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है, पानी का ये फ्री सरफेस है, ठीक। और इससे मान लो किसी निश्चित गहराई पर, है ना, इससे किसी निश्चित गहराई पर, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो मान लो कि h गहराई हम लोग इस फ्री सरफेस से, मुक्त सतह से नीचे चले गए। अब इस मुक्त सतह से एक निश्चित गहराई पर आने के बाद हर बिंदु पर लगने वाला जो दाब होगा वो एक समान होगा। हर बिंदु पर लगने वाला दाब एक समान होगा। तो इस निश्चित गहराई पर पानी के द्वारा इस बर्तन के दीवारों पर हर डायरेक्शन में समान ही बल लगेगा, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पानी द्वारा बर्तन की दीवारों पर जो है समान ही दाब लगेगा। हाँ, लेकिन ये गहराई जो है वो निश्चित होनी चाहिए। समान ऊंचाई पर बोल रखा है, मतलब इस वाले केस में गहराई पर, यहाँ ऊंचाई का मतलब गहराई से लेना देना है। हाँ, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जो दाब है बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ए और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं बी, तो जो बिंदु बी है यहाँ पर दाब ज़्यादा होगा बिंदु ए की तुलना में। दाब कितना होगा आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एच रो जी। एच रो जी, एच मतलब जो मुक्त सतह है उससे गहराई कितनी है, रो जो भी द्रव है, तरल है ना, जो भी तरल है, यहाँ पर पानी है, जो भी तरल है उसका घनत्व क्या है, और जी है गुरुत्वाकर्षण। तो किसी बिंदु पर तरल के भीतर दाब कितना है उसे निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एच रो जी। एच मतलब मुक्त सतह से गहराई कितनी है, रो यानी तरल का जो घनत्व है, अगर पानी है तो पानी का घनत्व लेंगे, है ना, और जी यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को डैश कहा जाता है। मान लीजिए कि आप बिंदु ए पर थे और आप चले गए बिंदु बी पर, और गए कैसे, कुछ ऐसे गए आप, है ना, इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए गए आप। ये जो पूरी दूरी है मान लीजिए कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है ना। ये जो पूरी लंबाई है, रास्ते की लंबाई है 5 किलोमीटर है। तो आप बोलेंगे कि आपने दूरी कितनी चली, आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। दूरी अगर आपको चाहिए तो आप दो बिंदुओं के बीच की जो पाथ लेंथ है, जो रास्ते की लंबाई है, वो आप निकालेंगे। लेकिन ए से बी जाने की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए से बी जाने की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो आप ए से बी को मिला दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक। ये दूरी निश्चित ही इस 5 किलोमीटर से कम आने वाली है। मान लेते हैं कि ये दूरी जो है 2 किलोमीटर है, ये न्यूनतम दूरी है, ये ए से बी जाने की न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, दोनों बिंदुओं को मिला देना होता है सीधी रेखा से, और तब जाकर के हम इसकी लंबाई निकालते हैं। तो मान लिया इस केस में कि जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है, इससे कम दूरी नहीं हो सकती है, इससे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन जो है इसे भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, है ना, इसे भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। मीटर जो है एसआई मात्रक है, और ये अपने आप में सदिश राशि है, सदिश राशि है, जबकि दूरी जो है ये अदिश राशि है, दूरी जो है ये अदिश राशि है, राइट। त्वरण भी सदिश राशि है ना। ये चाल और दूरी ये दोनों के दोनों अदिश राशि है।
मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। मधुमक्खी का जो सामान्य नाम है, जो कॉमन नाम है और जो उसका साइंटिफिक नाम है, उसके साथ सही मिलान करना है। भारतीय मधुमक्खी इंडिका देख लो कहाँ लगा हुआ है, ये देखा इंडिका इस है ना, इंडिका इंडियन आप ऐसे याद रख सकते हो। एपिस सेरेना इंडिका, तो एक के साथ बी जाएगा और ये हमें मात्र बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, एक के साथ बी, तो ये बी हमारा राइट आंसर। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, मिलान वाला सवाल आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। एक दो मिलान कर दोगे उसी से आपको ऑप्शन जो है पकड़ में आ जाएगा। रॉक मधुमक्खी ये होता है एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी एपिस फ्लोरा, और ये इटालियन मधुमक्खी जो सबसे ज्यादा शहद देने का काम करती है एपिस मेलिफेरा, इटली की प्रजाति है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये सवाल जिस चैप्टर में पढ़ना है अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, यानी खाद्य संसाधनों के सुधार चैप्टर अब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो रेलवे का पेपर आने वाला है उसके लिए जो है आपको वो चैप्टर जो है पढ़ करके रखना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सवाल जो है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उससे भी कुछ आ जाए और पीछे वाले से भी आ जाए। तो अभी जो है हम लोग एटलीस्ट अभी जो रेलवे का पेपर होने वाला है उसमें आप रिस्क जो है नहीं ले सकते हैं, तो जो चैप्टर अभी तक आपको पढ़ने थे वो पढ़ने हैं अभी भी। एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी, एपिस डॉर्सेटा एक शैल मधुमक्खी, शैल का मतलब चट्टान होता है, रॉक होता है। एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी, लिटिल बी, और एपिस मेलिफेरा ये इटली मधुमक्खी है, सबसे अधिक शहद देने का काम ये करती है। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हम लोग जो है नए पादपों को उगाते हैं। एक तो लैंगिक जनन होता है जिससे नए पादप उगते हैं। कायिक प्रवर्धन जो है ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, इससे भी नए पौधों को उगाते हैं। तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो लैंगिक जनन होता है उससे जो नए पादप उगते हैं उनमें जो फूल और फल आते हैं उससे बहुत पहले कायिक प्रवर्धन से जो हम लोग नए पादप को उगाते हैं उसमें फूल और फल आ जाते हैं। तो ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधों, बीज उत्पन्न होते हैं जब लैंगिक प्रजनन होता है तो, और बीज से नए पादप उगेंगे, फिर उनमें पुष्प आएंगे, है ना, फल आएंगे। लेकिन अगर हम पादप को कायिक प्रवर्धन से उगाते हैं तो उसमें पुष्प यानी फूल और फल ये दोनों जल्दी आते हैं, है ना। कायिक प्रवर्धन से उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें फूल और फल जल्दी आते हैं। तो ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में बाद में फूल और फल दे सकते हैं, नहीं, बाद में नहीं, पहले। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं, और कायिक प्रवर्धन से जो पादप उगेंगे वो जो होते हैं उनमें समानताएं जो है होती है ना, क्योंकि ये अपने आप में अलैंगिक प्रजनन है, यानी सारे जो प्लांट होंगे वो लगभग एक जैसे होंगे आनुवांशिक रूप से भी। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? लोहे को जंग लगने से बचाना है, लोहे को जंग लगने से बचाना है, कई सारे तरीके हैं। पेंट कर दो, ग्रीज लगा दो, है ना, उसके ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ा दो, है ना, मिश्र धातु बना दो, कई सारे तरीके हैं। तो धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कोई तरीका नहीं है धातुओं को जंग लगने से बचाने का। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? तो मेंडल साहब ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा का जीनोटाइप कैपिटल टी होता है, और एक बौना पौधा लिया जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। इनके बीच में निषेचन करवाया, तो ये तो जनक हो गए, ये तो हो गए जनक, और ये F1 पीढ़ी के पादप हो गए। F1 पीढ़ी के सारे जो पादप थे वो लंबे थे, टॉल, और ये ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, है ना, बौना। सारे के सारे जो थे ना वो लंबे थे, लेकिन अंतर क्या था? इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। यानी ये जो टॉल है ये कौन सा टॉल है? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब कि जीनोटाइप इसका एक अलग होगा, जीनोटाइप अलग होगा, एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी। और ये जो टॉल है ये कौन सा टॉल है? ये प्योर है, शुद्ध है, क्योंकि इसका दोनों का दोनों जो एलील है वो सेम टू सेम है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो एलील है वो डिफरेंट है। तो सभी लंबे थे, सभी लंबे थे लेकिन जीनोटाइप अलग है ना, सभी लंबे थे लेकिन जीनोटाइप अलग है। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को बल F से धक्का देता है। वस्तु
F बल से प्रतिक्रिया करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है। हम जानते हैं कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं और अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं लगते हैं। अब जैसे ये जो व्यक्ति है, ये किसी बल से इस ट्रक को धक्का दे रहा है। बल, ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए इस ट्रक को जो है 100 न्यूटन बल से धक्का दे रहा है। ये व्यक्ति ने इस ट्रक पे बल लगाया 100 न्यूटन का, ट्रक है, इस पे बल लगा 100 न्यूटन का। बदले में ये जो ट्रक है, ये भी जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति है इस पर 100 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक, तो परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है और अलग अलग वस्तु पर जो है बल लगता है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। कहा जा रहा है वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती। भाई क्यों त्वरित हो जाए, क्यों त्वरित हो जाए, है ना। वस्तु यानी कि ट्रक क्यों त्वरित नहीं होती है, तो देखो त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान। अब जितना बल ये व्यक्ति लगा रहा है वो काफ़ी नहीं है त्वरण करवाने के लिए। जितना बल ये व्यक्ति लगा रहा है इस ट्रक के ऊपर वो काफ़ी नहीं है, तो बल जो है वो कम होगा, इसलिए त्वरण कम होगा। तो हम बोलेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू आकर्षक बल F को संतुलित करता है। आकर्षक बल F को संतुलित करता है, आकर्षक नहीं होगा, मतलब व्यक्ति जो बल लगा रहा है उसको संतुलित करता है ना। आकर्षक तो नहीं होगा, अपकर्ष बल हो सकता है, अपकर्ष बल हो। अपकर्ष बल का मतलब कुछ मतलब हो। अब ये तो रेलवे बोर्ड वाले ही जानेंगे, नए नए शब्दों का वो ईजाद करते रहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई व्यक्ति ने ट्रक पर बल लगाया 100 न्यूटन का, ट्रक ने व्यक्ति पर बल लगाया 100 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए और इसीलिए जो है त्वरण नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं बोलना है भाई। कैंसल आउट तो फोर्स तब होते हैं जब एक ही वस्तु पर लगते हैं। एक ही वस्तु पर लगेंगे तब तो कैंसल आउट होगा ना। यहां पर एक फोर्स ट्रक पे लग रहा है, दूसरा फोर्स व्यक्ति पर लग रहा है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम में जो दो बल क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं वो अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते हैं। ये जो व्यक्ति इस ट्रक पे बल लगा रहा है उसके बावजूद भी ये ट्रक जो है त्वरित नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, इसको इस ट्रक पे जो 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, इसको कोई फोर्स है जो बैलेंस कर दे रहा है, संतुलित कर दे रहा है, इसके बल को काट दे रहा है। ये कौन सा फोर्स हो सकता है? घर्षण बल हो सकता है। घर्षण बल का ही काम है कि जो बल लगाया जा रहा है उसके विरुद्ध में बल लगाना, बल को काटना। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये घर्षण बल है जिसके कारण ये ट्रक त्वरित नहीं हो रहा है। आप ये मत बोल देना कि क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है आपस में बराबर होते हैं इसलिए, और दिशा में विपरीत होते हैं इसलिए, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर नहीं लगते, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, इसलिए हम लोग ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, त्वरित नहीं हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति बल लगा रहा है, जितना बल लगा रहा है उसको बैलेंस कर दे रहा है कौन? घर्षण बल, जो ये टायर है और जो जमीन है, सड़क है, इसके बीच में लग रहा है। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? देखो, प्लग कुंजी जब खुली होती है तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और प्लग कुंजी जब बंद होती है तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, जब हम बल्ब को जलाते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं। ठीक, स्विच को ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जल जाता है, पंखा जो है चलने लगता है, जो भी डिवाइस है वो हमारा ऑन हो जाता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो हम लोग जो स्विच को ऑन करते हैं वो ये सिंबल है, स्विच ऑन हम लोग करते हैं। स्विच ऑन का मतलब क्या हुआ कि सर्किट जो होता है वो बंद हो जाता है, सर्किट क्लोज। धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा प्रवाहित तभी होगा जब सर्किट हमारा बंद होगा। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना तो हमारा सर्किट बंद हो जाता है। और ये क्या है? बंद स्विच। यहां पर देखिए, यहां पर बंद स्विच का मतलब हम जो स्विच को ऑन करते हैं वो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप तो सीधा ये याद रखो कि भैया बंद स्विच मतलब ये, खुला स्विच मतलब ये। इसमें धारा जो है प्रवाहित अभी नहीं होने वाली है, धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है, यहां धारा जो है
प्रवाहित हो जाएगी। हम लोग जो स्विच ऑन ऑफ की बात करते हैं तो स्विच ऑन वाला केस ये है और स्विच ऑफ वाला केस ये है। अभी देखो यहां पर ये दिखाया गया है, ये स्विच देखो स्विच ऑन है, यानी कि जो सर्किट है क्लोज है, यानी कि बंद स्विच, क्लोज्ड स्विच। कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो हम लोग जो ऑन ऑफ बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो ऑन ऑफ बोलते हैं, तो उस स्विच ऑन का मतलब ये होता है। साइंस की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? बंद स्विच बोलते हैं, यानी सर्किट बंद है ना। बंद स्विच यानी कि सर्किट क्लोज, यानी कि धारा बहेगी। खुली स्विच यानी कि सर्किट ओपन है, सर्किट टूटी हुई है, धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी। अभी देखो धारा का प्रवाह हो रहा है ना, धारा का प्रवाह हो रहा है। स्विच जो है यहां पर देखो कैसा है, बंद है, ये बंद स्विच। तो ये सिंबल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम बोलेंगे यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है ना। स्विच खोल दो, सर्किट टूट जाएगा, स्विच बंद कर दो, सर्किट जो है बंद हो जाएगा। तो परिपथ को जोड़ने यानी कि सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है? अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है, आंसर हमारा सोडियम हो जाएगा, है ना। सोडियम की अभिक्रिया अगर आप जल से करवाते हैं, सोडियम की अभिक्रिया अगर आप जल से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन इतना ज्यादा होता है कि सोडियम में आग पकड़ लेता है। बहुत ही फास्ट जो है ये, बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है। फास्ट क्या बोलेंगे, बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है, ठीक है, बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है यहां पर। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं तो जिंक जो है भाप से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर हम इसकी अभिक्रिया लोहा से करवाते हैं तो लोहा भी जो है भाप के साथ, यहाँ पानी भाप है, पानी क्या है, भाप है, ये दोनों में जो पानी है वो गैसेस स्टेट में है, भाप के रूप में है, बनेगा Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त होगी। अगर हम बात करते हैं लेड की, है ना, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, तो नो रिएक्शन। ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम भी बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम ये ठंडा जल हो, गर्म जल हो, भाप हो, सबके साथ अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों जो है केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। भाप है, भाप है, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, बनेगा यहाँ पर ऑक्साइड। ये सब अभिक्रिया नहीं करते हैं जल के साथ, ठीक। कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं। कोलाइड हम जानते हैं अपने आप में एक मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को कैसे अलग किया जाता है, तो इसके लिए जो मेथड है वो है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन इसे हम लोग बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मलाई से मक्खन निकाला जाता है। उसके बाद जो ब्लड है, हमारे ब्लड में हम जानते हैं, हमारे ब्लड में प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स है। तो प्लाज्मा से इस ब्लड सेल्स को अलग किया जाता है इसी अपकेंद्रण के जरिए, है ना। तो लैब में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो वॉशिंग मशीन होता है वो भी अपकेंद्रण के ही सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही काम करता है। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में अपकेंद्रण का इस्तेमाल होता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है ना, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम में होते हैं बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन को तोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दे, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दे, जो भी आए सबको तोड़ दे, सबको तोड़ने वाला एंजाइम होता है ना। तो पावरफुल एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स बनाती कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बनाती है। और इसको पैक करने का काम जो है गोल्जी काय करता है, ठीक है, पैक करने का काम गोल्जी काय करता है।
गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी का है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब, अगर मान लीजिए बल और विस्थापन ये दोनों एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य हमारा होता है बल गुने में विस्थापन, सिंपली बल गुने विस्थापन बोलते हैं, और ये कार्य धनात्मक होता है। अगर मान लीजिए बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो हम कार्य ऐसे निकालते हैं, माइनस बल गुने विस्थापन, किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है तो किया गया कार्य हमारा 0 होता है। तो धनात्मक तब कहा जाता है जब बल, पिंड का विस्थापन शून्य हो, नहीं पिंड का विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। बल पिंड की गति का विरोध करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है, सही है। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। आप सीधा समझो कि बल विस्थापन की दिशा में होता है। यहाँ पर जो है वेक्टर कंपोनेंट का बात किया गया है, तो वेक्टर पढ़ना नहीं है। बल विस्थापन की दिशा में होता है, बल जो है विस्थापन की दिशा में होता है, तो किया गया कार्य हमारा धनात्मक होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? तो सूर्य से बहुत सारी जो है हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो हमारे पृथ्वी तक आते हैं, लेकिन रास्ते में ही रोक देने का काम ओजोन परत करता है। ओजोन की एक पूरी लेयर है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, ऊपरी वायुमंडल में, जो सन से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती है, जो त्वचा कैंसर करने का काम करती है, उसको रोक देती है ये ओजोन लेयर। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए आप हमसे हमारे ऐप पर साइंस की तैयारी कर सकते हो। ये बैच हमारा चल रहा है, तो आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस को फोड़ना चाहते हैं तो आप हमसे ऐप पर इस बैच पर जुड़ सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, और इस बैच में कैसा पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, इसके लिए ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है, जो हमारे कोर्स का ही चैप्टर है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप जो है देखना चाहते हैं अगर कुछ चैप्टर की कैसे पढ़ाया गया है, देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाया गया है इस कोर्स के अंदर, तो आप इस पूरे मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं जो इस वाले शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।